तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एओलियन प्रोसेसेस, तो अभी हम पढ़ेंगे एओलियन प्रोसेसेस, और एओलियन प्रोसेसेस को ही विंड प्रोसेसेस भी कहा जाता है। जो एओलियन प्रोसेस है उन्हीं को विंड प्रोसेस या वायु प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है, इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज वायु प्रक्रम, विंड प्रोसेस या वायु प्रक्रम। और जो ये वायु प्रक्रम चलता है इसके भी कारण से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, which is very important. So we'll be studying aeolian processes and landforms, या हवा का प्रक्रम और उसके द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ स्लाइड में ही देख सकते हो कि लिखा ही हुआ है कि ऑल द प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद द विंड मूवमेंट आर एओलियन प्रोसेसेस। हवा के चलने से संबंधित जो भी प्रोसेस हैं एओलियन प्रोसेस हैं। इनमें भी इरोजन होता है जैसे और प्रक्रमों में होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल का, और उसके बाद डिपोजिशन होता है सेडिमेंट मटेरियल का। ठीक है, तो मतलब हवा जब चलती है तो हवा हमेशा जब भी चलेगी तो अपने साथ चार्ज्ड पार्टिकल लेकर के चलती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर मान लो ये सपोज कोई रॉक है, मानना क्या है रॉक ही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऐसे ये सब चार्ज पार्टिकल हैं। चार्ज पार्टिकल का मतलब ये होता है कि जैसे सैंड हो गया, हवा के साथ हमेशा उड़ती है मिट्टी। ठीक है, डस्ट हो गया, धूल, धूल मिट्टी, फिर कंकड़। ठीक है, तो कंकड़ आपके जो होते हैं या जिनको आप कह सकते हो सिल्ट वगैरह जो होते हैं कंकड़, तो धूल मिट्टी कंकड़ ये सब हवा के साथ उड़ते हैं ना। यहाँ पर आप देख सकते हो पार्टिकल्स ऑफ सैंड जो होगी, और उसके साथ में जो स्टोन होंगे, स्मॉल स्टोन, पेबल्स, सिल्ट, ये सब जो होंगे इन्हीं को ही बोला जाता है कि चार्ज पार्टिकल। इन सबको मिला करके मतलब चार्ज पार्टिकल होता है। तो आप देखोगे कि जब भी चार्ज पार्टिकल चलते हैं, मतलब हवा जब बहती है कभी भी, तो जो स्मॉलर साइज के पार्टिकल रहेंगे, आप याद रखना वो हमेशा ऊपर रहेंगे। मतलब अगर ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो सैंड, धूल और मिट्टी, सैंड एंड डस्ट, ये हमेशा क्या होगी ऊपर की तरफ थोड़ा सा बहती है, और नीचे वाली सरफेस के आसपास कंकड़ पत्थर लकड़ी जो होते हैं वो सारे बहते हैं। स्मॉल स्टोन्स, पेबल्स, सिल्ट, ये सब नीचे की तरफ जो होता है वो ऐसे चलता है। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये सब हिट करते हैं किसी ना किसी सरफेस को, जाकर के हिट करेंगे। जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा इनके रास्ते में, जब उसको हिट करेंगे तो क्या करेंगे, उस सरफेस को घिसेंगे, एब्रेड करेंगे। ठीक है, सरफेस का इरोडिंग समथिंग डाउन बाय फ्रिक्शन इज नोन एज एब्रेशन। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसको घिसेंगे, एब्रेशन करेंगे। तो ये एब्रेशन जो होता है ये बहुत ही कॉमन होता है इन सारी जगहों पर जहां पर विंड जो होती है वो एक्टिव होती है। ठीक है, तो मतलब पॉइंट जो बताने का है कि विंड व्हेनेवर विंड मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, वन लोकेशन टू अनदर, इट कैरी चार्ज्ड पार्टिकल विद इट। अपने साथ बहुत सारे ये जो है वो कंकड़ पत्थर मिट्टी लेकर के उड़ती है, और जब उड़ती है फिर जा करके वो अल्टीमेटली किसी न किसी पत्थर, किसी न किसी सतह पर हिट करेगी, और जहां भी हिट करती है धीरे धीरे सतह को क्या करती है, उसको इरोड करती है। और जिस साइड से इरोड करेगी, सिंपल सी बात है कि उस साइड से सरफेस को क्या कर देगी, ये चिकना कर देगी। ठीक है, तो ये सरफेस आप देखोगे इधर से ये क्या हो जा रही है, बहुत ही चिकनी टाइप की सरफेस यहां पर हो जा रही है। अब ये जो विंड प्रोसेसेस होते हैं ये एक्टिव तो बहुत सारी जगहों पर हो सकते हैं, जैसे कोस्टल जोन में एक्टिव हो सकते हैं, तटीय क्षेत्रों में। फिर उसके साथ साथ कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट में भी एक्टिव हो सकते हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड, खेतों वगैरह में भी एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा ये एक्टिव होते हैं, जहां पे इनका एक्टिव रोल देखा जाता है, वो होता है एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में। एरिड रीजन्स का मतलब डेजर्ट रीजन, जो शुष्क और अर्धशुष्क टाइप के क्षेत्र होते हैं वहां पर विंड प्रोसेसेस सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, विंड प्रोसेसेस आर मोस्ट एक्टिव इन द एरिड एंड सेमी एरिड काइंड ऑफ रीजन्स। एरिड का एग्जांपल जैसे थार डेजर्ट है इंडिया का, थार मरुस्थल, सहारा है विश्व का मरुस्थल, ये सब क्या है, ये सब कंप्लीट डेजर्ट है। ठीक है, और जैसे चंबल के बीहड़, चंबल रिवाइंस,
चंबल रिवाइंस या चंबल घाटी के बीहड़, जो चंबल रिवाइंस हैं, ये रिवाइंस क्या है, सेमी एरिड है। ठीक है, तो इन रीजन्स में हवा का प्रोसेस जो होगा वो बहुत ही अच्छा एक्टिव होता है। चार्ज पार्टिकल की बात मैंने आपको बता ही दी कि जब भी हवा फिर चलेगी ये अपने साथ अलग अलग साइज के चार्ज पार्टिकल्स को लेकर के चलेगी, और वो चार्ज पार्टिकल्स सरफेस को जहां भी हिट करेंगे उसको बहुत ही अच्छे से पॉलिश करेंगे, इरोड करेंगे, पॉलिश्ड सरफेस हो जाएगी जिस साइड से वो जाके टकराएंगे। अब कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं विंड इरोजन में। तो विंड इरोजन में होने वाले प्रक्रम की अगर बात करी जाए तो 3 प्रक्रम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंटली यहां पर होते हैं। पहला है डिफ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज अपवाहन, हिंदी में इसको अपवाहन बोला जाता है। और एब्रेशन होता है जिसको बोला जाता है घर्षण। अपवाहन, घर्षण, डिफ्लेशन, एब्रेशन और एट्रीशन जिसको बोलते हैं सन्नी घर्षण, सन्नी घर्षण। These 3 are very active processes in arid regions। ये 3 बहुत ही एक्टिव प्रक्रम होते हैं, बहुत ही सक्रिय प्रक्रम होते हैं। कहां पर, जहां पर हवा प्रभावशाली होती है। ठीक है, तो अब पहले समझते हैं डिफ्लेशन या अपवाहन क्या होता है। सिंपल सा अपवाहन या डिफ्लेशन का मतलब यह है कि हवा के द्वारा किसी एक जगह से, जैसे ये कोई रीजन है डेजर्ट रीजन, डेजर्ट रीजन मतलब यहां पर आप समझो ऐसे कि सैंड है। ठीक है, अब इधर की सैंड को हवा ने उठाया, इधर की सैंड को उठाया, उठाने के बाद इसको क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया। भाई हवा चल रही है, मिट्टी को, बालू को उठाया और हवा ने उसको ट्रांसपोर्ट करके कहीं और जगह पर ला करके रख दिया। तो जहां पर ला करके रखेंगे यहां पर बन जाते हैं बहुत सारे ड्यून्स या टीले टाइप से ऐसे बन जाते हैं जहां सैंड एक्यूमुलेट होती है। ठीक है, जहां सैंड एक्यूमुलेट होगी वहां पर बन जाएंगे ड्यून्स या जिनको बोलते हैं बालू के टीले। और जहां से उठ करके ये जाएगी वहां ऐसे गड्ढा टाइप से बन जाता है जिसको बोलते हैं डिप्रेशन या DEPRESSION, डिप्रेशन, या इसी को बोलते हैं ब्लो आउट। These kind of landforms are called as blowout। ये भी लैंडफॉर्म्स हैं जो बनते हैं, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जहां से सैंड उठ रही है वहां पर फॉर्मेशन होता है ब्लोआउट्स का या फिर डिप्रेशंस का। मींस डिप्रेशंस इन द डेजर्ट रीजन्स आर नोन एज ब्लोआउट, उनको बोला जाता है ब्लोआउट या वात गर्त, हिंदी में ही इन्हीं को बोला जाता है वात गर्त, ब्लोआउट या वात गर्त। और यही सैंड जो यहां से उठी है जाकर के कहीं जहां भी थोड़ा बैरियर मिलेगा या हवा की वेलोसिटी स्लो हो जाएगी वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, सैंड ड्यून्स का। तो ऑल द प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद द लिफ्टिंग अप ऑफ सैंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंड एंड आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन ऑफ सैंड। तो इसमें 3 चीजें हैं, लिफ्टिंग अप ऑफ सैंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंड या डस्ट, और उसके साथ उसका डिपोजिशन होना हवा के द्वारा। इन्हीं प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफ्लेशन। ठीक है, तो डिफ्लेशन का मतलब यही अपवाहन का, एक जगह से उठाना, उठा करके ले जाना और फिर उसके बाद रख देना। ये जो पूरा प्रोसेस है ये डिफ्लेशन है और ये बहुत ही कॉमनली होता रहता है। मटेरियल का रिमूवल होता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब एब्रेशन, ये रिलेटेड है चार्ज्ड पार्टिकल से, ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं। चार्ज्ड पार्टिकल्स, तो जो भी कंकड़ पत्थर बालू हवा के साथ उड़ती है वो उड़ करके जाती है, रॉक्स को हिट करती है और उनको इरोड करती है। ठीक है, उनको घिसती है। तो एब्रेशन या घर्षण का सीधा सा मतलब है इरोडिंग समथिंग डाउन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, एब्रेशन अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ 2 सर्फेसेस रबिंग अगेंस्ट ईच अदर रिजल्टिंग इन द
wearing down of one or both of these surfaces। मतलब कि यहां पर आप देखोगे कि जैसे ये है, ये कंकड़ पत्थर, ये एक सरफेस ये हो गई, और ये रॉक एक सरफेस ये हो गई। इन दोनों सरफेसेस का आपस में रगड़ना और उसके बाद एक का इरोड हो जाना, मे भी दोनों इरोड हो सकती हैं, बट एक का भी इरोजन हो रहा है तो भी वो एब्रेशन की कैटेगरी में आएगा। फिर एब्रेशन के बाद थर्ड जो है वो प्रोसेस है, दैट इज एट्रीशन, जिसको बोलते हैं सन्निघर्षण। अब एट्रीशन में क्या होता है? एट्रीशन रेफर्स टू द ब्रेकिंग ऑफ पार्टिकल्स विच अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हिटिंग अगेंस्ट ईच अदर। मतलब कि जो भी ये चार्ज्ड पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो नीचे बड़े साइज के हैं और ऊपर छोटे छोटे साइज के हैं, तो जब ये पार्टिकल्स किसी रॉक को हिट करने के लिए आगे मूव करते हैं तो ये आपस में भी टकराते हैं, ठीक है, ये आपस में भी तो टकराते हुए चलेंगे। ऐसे थोड़ी ना है कि भाई ये आदमी है कि देख रहे हैं कि ना भाई एक हाथ का गैप लेकर के चलो, ये भी आपस में टकराते हुए चलेंगे। तो जब ये आपस में टकराते हुए चलेंगे तो अपने भी टकरा करके एक दूसरे को घिसेंगे, घर्षण करेंगे और अपना भी साइज रिड्यूस करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ना कि साथ में चलते हुए अपने ऊपर भी फ्रिक्शन करते रहना, अपने को भी एक दूसरे को घिसते रहना और अपना साइज भी छोटा करते रहना, ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को बोला जाता है एट्रीशन या सन्निघर्षण। ठीक है, ये बहुत ही कॉमनली ऑकरिंग फिनोमेना है जहां पर विंड प्रोसेसेस एक्टिव होते हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हो ये एक एग्जांपल है डिफ्लेशन का। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कहीं कहीं पर क्या फॉर्मेशन होता है, ब्लो आउट्स का। यहां पर आप देख सकते हो ब्लो आउट, या इसी को बोला जाता है डिप्रेशन, वातगर्त। तो ऐसे सैंड क्या हुआ, अचानक यहाँ की सैंड उड़ करके गई, यहां पर गड्ढे का निर्माण हो गया, ब्लो आउट बन गया, और उसके बाद ये जाकर के कहीं और डिपॉजिट हो गई। तो जहां डिपॉजिट हो गई, लेट्स से यहां डिपॉजिट हो गई, तो यहाँ एक ये बड़ा सा ड्यून बना देगी, और इधर साइड में क्या बन गया, ब्लो आउट बन गया। तो ब्लो आउट जो बनते हैं और जो ड्यून्स बनते हैं, दीज आर रिजल्ट ऑफ डिफ्लेशन प्रोसेस विच इज वेरी एक्टिव इन द डेजर्ट रीजन। ठीक है, अब यहां पर लिखे हुए हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट्स। ज्यादातर ये डेजर्ट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हॉट डेजर्ट। जब आप देखोगे ना, डेजर्ट दो तरीके से होंगे, एक होगा हॉट डेजर्ट और एक होगा कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, तो हॉट डेजर्ट का मतलब यह है कि वो सारे डेजर्ट जो कि वर्ल्ड मैप पे आप देखोगे जनरली 40 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच में बने हुए, मतलब जहां वार्म सिचुएशंस हैं उनके बीच में जो डेजर्ट बने हुए हैं वो हॉट डेजर्ट हैं। बाकी इसके नीचे जो रीजन्स हैं, जो डेजर्ट बने हुए हैं, वो कोल्ड डेजर्ट है। मतलब डेजर्ट का सिंपल सा मतलब इतना है कि कोई भी ऐसा रीजन जहां पर वेजिटेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, रेनफॉल बहुत ही स्कैंटी है और उसके परिणाम स्वरूप, कम बारिश के परिणाम स्वरूप वेजिटेशन नहीं हो रही है, नेचुरल वेजिटेशन, उसको डेजर्ट बोला जाएगा। तो जब वेजिटेशन नहीं होगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है कि ह्यूमन सेटलमेंट वहां पर कम रहेगा, वो एरिया क्या हो जाएगा, बैरन लैंड, डेजर्टेड एरिया हो जाएगा। तो आप देखोगे कि यहां पर भी बीच बीच में ऐसे डेजर्ट मिलते हैं जो हॉट डेजर्ट, जैसे सहारा क्या है, हॉट डेजर्ट है, रबल खली डेजर्ट है, ठीक है, अरब रीजन में हॉट डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, वो क्या है, हॉट डेजर्ट है। एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, थार इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला अगर कोई डेजर्ट है तो वो थार है इंडिया का। ठीक है, तो ये सब हॉट डेजर्ट होते हैं। ऐसे ही जब कोल्ड रीजन में क्या होगा, अब यहाँ तो भी रेनफॉल नहीं होता है, जैसे पोलर रीजन में क्या होता है, स्नोफॉल हो जाता है, रेनफॉल नहीं होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो भी डेजर्ट में वेजिटेशन नहीं होती। ठीक है, तो वहां पर भी डेवलपमेंट हो जाता है कोल्ड डेजर्ट का। जैसे एग्जांपल आप देखो, अंटार्कटिका अपने आप में खुद ही एक कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, उसके साथ में आप देखो ग्रीनलैंड, साइबेरिया, पैटागोनिया, पैटागोनिया साउथ अमेरिका में है। ठीक है, नीचे एकदम पैटागोनिया डेजर्ट हो गया,
लेह लद्दाख इन इंडिया, लेह लद्दाख इन इंडिया, ये सब क्या है, ये सब कंप्लीटली कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें, जैसे एक बहुत कॉमनली चर्चा होती है, जैसे जनरली कभी कोई पूछ ले कि भाई इंडिया में सबसे कम बारिश किस जगह पर होती है, तो लोग नॉर्मली बोल करके आते हैं कि थार में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में सबसे कम बारिश रिसीव करने वाला रीजन है लेह लद्दाख। ठीक है ना, लेह जो टाउन है वहां पर भारत में सबसे कम बारिश होती है। लेह में एवरेज एनुअल रेनफॉल वहां का है 10 सेंटीमीटर, ज़्यादातर वहां पर होता है स्नोफॉल। तो ये लोएस्ट रेनफॉल रिसीविंग रीजन है इंडिया के अंदर, लेह रीजन। और जो एवरेज एनुअल रेनफॉल इंडिया का है दैट इज अराउंड 118 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ज़्यादातर एरिया जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इंडियन एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है वो कहते हैं जिस भी एरिया में लगभग 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है वो एरिया डेजर्ट एरिया की कैटेगरी में है। ठीक है, तो ये बात हो गई डेजर्ट्स की। तो डेजर्ट्स में आप देखोगे इनके मतलब बेसिकली हॉट डेजर्ट जो होते हैं इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आप देखो कि पहली चीज तो सुपर ड्राई एयर होगी। ठीक है, दूसरी चीज लिटिल रेन और नो रेन, या तो कम बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, और होगी भी तो कितना, लेस देन 25 सेंटीमीटर पर ईयर। एवरेज एनुअल रेनफॉल जो होगा, औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगी। फिर हाई डे टाइम टेम्परेचर, दिन के समय बहुत टेम्परेचर रहेगा। आपको पता है डायर्नल जो चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है वो डेजर्ट में सबसे ज्यादा होता है। डेजर्ट दिन के समय बहुत गर्म रहते हैं लेकिन रात के समय काफी ठंडे हो जाते हैं। तो जो दिन रात के बीच का दैनिक तापांतर होता है जिसे कह सकते हैं डायर्नल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, वो डेजर्ट में बहुत ज्यादा होती है। तो दिन के समय तो डेजर्ट बहुत ही हॉट रहते हैं, बहुत ही गर्म रहते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी हवाएं बहती रहती हैं कंटिन्यूसली, लॉट्स ऑफ विंड। और इन रीजन्स में जो वेदरिंग है वो बहुत ही एक्टिव रहती है इन हॉट डेजर्ट्स, क्योंकि टेम्परेचर चेंज, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, जहां पर टेम्परेचर चेंज ज्यादा होगा उन रीजन्स में जो प्रोसेस ऑफ वेदरिंग है वो सबसे ज्यादा होगी। टेम्परेचर चेंज का मतलब वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर दिन रात के बीच में, वहां पर वेदरिंग बहुत ही ज्यादा एक्टिव होगी। तो यहाँ पर वेदरिंग कह सकते हैं अपक्षय चट्टानों का जो होता है बहुत ही एक्टिव होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेजर्ट रीजन की। ठीक है, अब लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं कि वो व्हाट आर द लैंडफॉर्म्स दैट आर फॉर्म्ड इन द डेजर्ट रीजन। लैंडफॉर्म्स ऑफ डेजर्ट रीजन, या आप इसको कह सकते हो लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय विंड। लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय विंड इज मोर एक्यूरेट। हवा के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां ज्यादा एक्यूरेट हैं। अब हवा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जैसे सबसे पहले तो हवा के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां लैंडफॉर्म्स हैं दैट इज सैंड ड्यून्स। ठीक है, सैंड ड्यून या बालू के टीले या बालू के टिब्बे ये बहुत ही कॉमन लैंडफॉर्म्स हैं जो कि डेजर्ट रीजन में मिलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वही सिंपल सा है कि एक जगह से सैंड उठती है और सैंड जो होती है, बालू जो होती है वो उठेगी और उठ करके दूसरी जगह जा करके डिपॉजिट होगी, और जहां डिपॉजिट होगी वहां पर इस तरीके का, मतलब आप ये समझो कि माउंड शेप स्ट्रक्चर या टीले टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगी, वही सैंड ड्यून होते हैं। तो सैंड ड्यून के बनने के लिए या तो जो विंड है, विंड की वेलोसिटी कम हो जाए, यहां से जब डिफ्लेशन प्रोसेस करे, यहां से उठाए जब इसको, तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगा, तब छोड़ करके एक्यूमुलेट करने लगेगी, तब सैंड ड्यून्स बन जाएंगे। या फिर क्या हो जाएगी, कोई बैरियर आ जाए तो उसके आसपास सैंड ड्यून का फॉर्मेशन करने लगेगी। जैसे आप देखो कैक्टस बहुत कॉमनली पाई जाने वाली वेजिटेशन है इन रीजन्स में। तो जो कैक्टस वेजिटेशन है वो डेजर्ट में कैक्टस हो गया या बबूल के पेड़ हो गए, खूब सारे मिलते हैं। तो यहाँ से सैंड उठ करके ऐसे जा रही है उड़ उड़ करके, अचानक एक छोटा कैक्टस का पेड़ मिल गया, ये बैरियर बन गया और यहीं पर मिट्टी सारी इकट्ठा हो गई, कैक्टस को भी दबा दिया।
ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ड्यून का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सैंड ड्यून्स ये क्या है, ड्यून इज ए माउंड ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय विंड यूजुअली अलोंग द बीच और इन ए डेजर्ट रीजन, जहां पर भी इकट्ठा हो जाएगा बन जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सैंड ड्यून। अब सैंड ड्यून की एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिनको बोला जाता है बरखान। बरखान आर स्पेशल कैटेगरी सैंड ड्यून्स। तो जब कभी भी सैंड ड्यून्स क्रेसेंट शेप बनते हैं या अर्धचंद्राकार बनते हैं, अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को बरखान बोला जाता है, या बारखान या बरकान, जो भी आप इनको पढ़ लो, ठीक है, बरखान ज़्यादा फेमस है। तो ऐसे टीले जो होते हैं उनको बरखान बोला जा सकता है, मतलब बोला ही जाता है, जा सकता नहीं है। तो इनकी हमेशा क्या होगी, इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्रेसेंट शेप स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका स्ट्रक्चर क्रेसेंट शेप है। यहां पर हॉर्न लाइक आगे होगा, जैसे चंद्रमा होता है ना, तो अर्धचंद्र टाइप का, यहां पर ये ऐसे हॉर्न होंगे और इनका स्लिप फेस होगा। मतलब कि जब ज्यादा मात्रा में कभी भी सैंड एक्यूमुलेट हो जाती है डेजर्ट रीजन में, जो सैंडी डेजर्ट होते हैं, तो जब यहाँ पर ज्यादा सैंड इकट्ठा हो गई, तो ज्यादा इकट्ठा होने से ऐसे एक तरफ से सैंड खिसकने लगती है नीचे, और खिसकने से क्या होता है कि इस तरीके के टीलों का निर्माण होता है, अर्धचंद्राकार टीलों का। दे आर कॉल्ड एज बरखान। ठीक है, तो ज्यादातर ये क्या होता है, जो विंड की अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं। मतलब जैसे हवा आप देखो इधर से चल करके जा रही है, यहाँ पर से इकट्ठा कर रही है सैंड को, तो ये क्या होगा, पीछे की तरफ ऐसे जो है वो सारी की सारी सैंड यहाँ से खिसक जाएगी, और इस तरीके से लैंड, मतलब एक जो ड्यून बनेंगे उनको बरखान ड्यून्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये सैंड ड्यून्स हैं, आप देख सकते हो। ये भी उसका प्रॉपर जो है वो कैसे बनते हैं, हवा आ रही है, हवा के अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे, हॉर्न इनमें बनते हैं, मतलब प्रॉपर ये जो है वो आप कह सकते हो कि जैसे अर्धचंद्राकार टाइप से ही बनते हैं। इनको बरखान बोला जाता है या बरखान ड्यून्स बोला जाता है। अब उसके बाद अदर लैंड फॉर्म्स, तो ड्यून्स हो गए, और ब्लोआउट्स मैंने आपको बता दिए थे कि ब्लोआउट्स कैसे बनते हैं, जिनको वातगर्त बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैंने आपको शुरू में ही इमेज में दिखाया था ब्लोआउट्स को, ठीक है ना, कि ऐसे डिप्रेशन टाइप के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज ब्लोआउट्स। इजिप्ट में ऐसे ही एक ब्लोआउट है जिसको बोलते हैं कतारा, कतारा डिप्रेशन, बहुत फेमस है। कतारा डिप्रेशन ऑफ इजिप्ट इज वेरी वेरी फेमस। ठीक है, कतारा डिप्रेशन इजिप्ट का बहुत ही फेमस ब्लोआउट है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो, इस पिक्चर में भी ये ऐसे जो भी गड्ढे टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं दे आर कॉल्ड एज ब्लोआउट्स। ठीक है, जनरली डिफ्लेशन के प्रोसेस के थ्रू रिमूवल ऑफ मटेरियल होता है, तभी इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो होंगे आप देखोगे दीज आर इरोजनल लैंड फॉर्म्स। ठीक है, इनकी प्रकृति क्या है, इरोजनल, ये यहां से जा रहे हैं दूसरी जगह। और जैसे कभी में भी ऐसे चर्चा हो, पूछा जाए कि इरोजनल की कोई एक पर्टिकुलर लैंड फॉर्म है, वो इरोजनल है कि डिपोजिशनल है। तो इरोजन का मतलब जब घिसने से या मटेरियल के रिमूव होने से बना है, दैट इज इरोजनल, अपर्दन जनक स्थलाकृति होगी। और जब कहीं मटेरियल के इकट्ठा होने से बना है, तो वो जो स्थलाकृति होगी वो क्या होगी, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म होगा। तो जैसे ब्लो आउट क्या है, इरोजनल है, लेकिन जो सैंड ड्यून है दैट इज डिपोजिशनल लैंड फॉर्म। ठीक है, तो इसको क्लियर रखना है। ओके, अब ऐसे ही जब आप देखोगे तो यहां पर एक और लैंड फॉर्म बनते हैं जिनको बोला जाता है ओएसिस। ठीक है, ये डेजर्ट रीजन में बहुत कॉमनली और बहुत हैपनिंग प्लेसेस होती हैं। मतलब कॉमनली तो नहीं कह सकते हैं, मैं गलत बोल गया थोड़ा सा, रेयरली मिलते हैं। और ये क्या होता है, लेकिन बहुत ही जहां पर भी होते हैं वहां पर ये बहुत लाइव रीजन्स होते हैं, मतलब वहां पर टूरिज्म बहुत अच्छा खासा होता है, क्योंकि डेजर्ट में लोग
घूमने टहलने के लिए आते हैं, वो लोग डेजर्ट सफारी वगैरह करते हैं तो ढूंढते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ा पेड़ वगैरह हों, कुछ जो है ताड़ के पेड़ वगैरह हों, और शाम को बैठ करके बढ़िया गिटार उटार बजाया जाए, है ना, भजन कीर्तन किया जाए। तो ऐसे जो प्लेसेस होते हैं बहुत हैपनिंग प्लेसेस होते हैं, टूरिस्ट स्पॉट टाइप से डेवलप होते हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोला जाता है नखलिस्तान। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नखलिस्तान। तो जब डेजर्ट रीजन में कहीं पर पानी भरा हुआ रहे और उसके आसपास थोड़ी ग्रीनरी रहे, पेड़ पौधे रहे, ताड़ वगैरह के थोड़ा कोर्स ग्रासेस रहे, कैक्टस रहे, तो ऐसे लैंडफॉर्म को बोला जाता है ओएसिस, ठीक है, या नखलिस्तान बोला जाता है। ओके, तो ब्लो आउट होगा, ओएसिस हो गया। अब उसके बाद आप देखोगे एक लैंडफॉर्म है जिसको बोला जाता है इंसेलबर्ग, ठीक है। इंसेलबर्ग इज एन इरोजनल लैंडफॉर्म। इंसेलबर्ग का नेचर क्या है? ये इरोजनल लैंडफॉर्म है। तो एक्चुअली क्या है कि हवा जब चलती है ना तो चारों तरफ से इरोजन करती है और प्लस वेदरिंग भी होता रहता है। तो वेदरिंग और इरोजन के रिजल्ट के थ्रू, अपक्षय और अपर्दन के कारण से हवाएं जब चलती हैं ना तो कई बार ऐसे कुछ कुछ पहाड़ियां वगैरह जो होती हैं उसको चारों तरफ से हवाएं घिस देती हैं, और लास्ट में थोड़ा सा मतलब ऐसे डोम शेप्ड जो होती हैं कम हाइट के हिल्स बच जाते हैं, जिनको इंसेलबर्ग बोला जाता है। सो बेसिकली इंसेलबर्ग्स आर लो हाइट डोम शेप्ड हिल्स इन द डेजर्ट रीजन, ठीक है, जिनको मोनाडोनॉक भी बोला जाता है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो आप, जैसे ये है, ये एक है उलुरु रॉक, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, उलुरु रॉक। यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पूरे एरिया में सिर्फ आपको यही दिख रही है। तो ये रॉक्स थी, ये मतलब रेमिनेंट आप ऐसे कह सकते हो कि किसी पहाड़ का जो रेमिनेंट होता है लास्ट में बचता है डेजर्ट या जहां पर विंड प्रोसेस एक्टिव होते हैं, तो जो लास्ट की रॉक बनती है ना कम हाइट की बचती है जो, उसी को ही इंसेलबर्ग बोला जाता है। सो इंसेलबर्ग इज ए स्मॉल राउंडेड हिल नॉब रिज और मिनी माउंटेन दैट rises abruptly from relatively flat surroundings. It is also called as monadnock, ठीक है, इसको मोनाडोनॉक भी बोला जाता है। एग्जाम्पल उलुरु या आयर्स रॉक। तो आप यहां देख सकते हो वैसे ही ये पूरा एरिया है। पहले इस एरिया में क्या रहे होंगे, मान लो पहाड़ियां वगैरह रही होंगी, बाद में सब इरोड हो करके और खत्म हो गई, और ये कुछ स्ट्रक्चर जो है वो बच गया, जिसको इंसेलबर्ग बोला जाता है, ठीक है। तो इंसेलबर्ग भी मिलने वाले लैंडफॉर्म हैं। वैसे ही अब आप यहां पर देखोगे तो लैंडफॉर्म्स हैं यारदंग एंड मशरूम रॉक्स। देयर आर टू लैंडफॉर्म्स, वन इज यारदंग एंड अनदर वन इज मशरूम रॉक। तो अब आप यहां पर देखो, जैसे जब कभी भी डेजर्ट एरिया में या सेमी डेजर्ट एरिया में जहां विंड प्रोसेस एक्टिव हैं, रॉक्स क्या हो जाएं, इस तरीके से हो जाएं, मतलब रॉक्स का शेप जो है एक मशरूम लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, तो उनको बोलते हैं मशरूम रॉक्स, ठीक है। इसमें जनरली होता क्या है कि जैसे किसी भी एरिया में, जैसे कोई एरिया है यहां पर एक रॉक है, ठीक है, जैसे ये पूरी पहाड़ी रही होगी पहले, आप देख सकते हो ऐसे पूरी रॉक रही होंगी। अब जब विंड के साथ में चलते हैं चार्ज्ड पार्टिकल, अब इसको कॉन्सेप्चुअली समझो, हवा के साथ क्या होगा, चलेंगे चार्ज्ड पार्टिकल्स। सो दी चार्ज्ड पार्टिकल्स स्टार्ट इरोडिंग द सरफेस, सरफेस को इरोड करना शुरू कर देंगे। अब नीचे जो आप देखोगे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। तो कई बार क्या होता है, बड़ी साइज के पार्टिकल यहां पर इसको जल्दी इरोड कर देते हैं, और ऊपर वाली सरफेस को भी इरोजन होता है, बट क्या होता है ये थोड़ा लेट में जो है वो इरोड होती है। तो यहां इस टाइप का शेप जो होती हैं रॉक्स ले लेती हैं। जब इस टाइप का शेप रॉक्स ले लेते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, मशरूम रॉक, ठीक है। तो मतलब यहाँ इरोजन हुआ, धीरे धीरे रॉक्स का शेप जो होता जाएगा
नीचे ज्यादा इरोजन हो जाएगा, ऐसे शेप में आ जाएंगी, जस्ट लाइक ए मशरूम। सो दे आर कॉल्ड एज मशरूम रॉक या मशरूम नुमा चट्टाने। ठीक है, छातादार चट्टान भी कह सकते हो इनको। तो ये हो गए मशरूम रॉक। वैसे ही डेजर्ट रीजन में आप देखोगे ना, तो ऐसे टाइप का कि मतलब ये यार्डंग्स हैं जो आप यहां पर देख रहे हो ना, दिस इज बेसिकली ए यार्डंग। तो आप ऐसे देखोगे यार्डंग क्या होते हैं ना, वो ग्रुप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब जैसे जो पहाड़ियां बहुत ही पुरानी हो जाती हैं, तो ज्यादातर उसमें वेदरिंग इरोजन इतना हो जाता है कि वो पूरी की पूरी टूट टूट करके नीचे गिर जाती हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, बस उनका कुछ पार्ट बचता है। तो जब ये कुछ पार्ट ही उनका बचता है, तो इस तरीके से वो ऊबड़ खाबड़ तरीके से ऐसे अनड्यूलेटिंग स्ट्रक्चर टाइप से ऐसे खड़ी रहती हैं, जो कि एकदम खत्म होने वाली रहती हैं। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है उनको बोला जाता है यार्दंग। इनके बीच में से ऐसे पैसेज वेज भी बन जाते हैं, मतलब रास्ते। जैसे ये पूरी, पहले तो ये पूरी रॉक रही होगी ना, आप देखो यहाँ पर भी सैंड वगैरह है इसी कलर की, मतलब ये पूरा रॉकी हिल रीजन था पूरा इस टाइप का। और सेडिमेंट्री रीजन में ये बहुत बनता है, जहां पर रॉक्स कैसी होती हैं, सेडिमेंट्री या अवसादी के तरीके की होती हैं। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे वेदरिंग इरोजन हुआ, सारी रॉक्स जो है टूट टूट करके मिट्टी में कन्वर्ट हो गई। कहीं कहीं पर बची हैं, बीच में से कोई आदमी चाहे तो यहाँ से घूम करके ऐसे पूरा निकल सकता है। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको बोला जाता है यार्दंग। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हो ये वही चीजें हैं, यार्दंग यहाँ पर भी बने हुए हैं। ठीक है, तो यार्दंग भी कैसे हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म। दीज आर ऑल्सो इरोजनल काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स। ओके, अब ऐसे ही इंसेलबर्ग हो गया। अब ऐसे ही एक लैंडफॉर्म होता है जिसको बोलते हैं ज्यूजन। ठीक है, एक लैंडफॉर्म होता है जिसको बोलते हैं ज्यूजन, या ज्यूगेन भी आप बोल सकते हो, ज्यूजन। So Geogens are basically inkpot-like landforms in the desert area. These are inkpot-like landforms in the desert area. Okay, so they are import-like structures in the desert area, जिनको क्या बोलते हैं, ज्यूगेन। तो सो ज्यूगेन और ज्यूजन आर इम्पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर्स इन द डेजर्ट एरिया, एज यू कैन सी हियर। आप यहां पर देख सकते हो, तो ये देखो ना कैसे दबात टाइप के स्ट्रक्चर हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसे है, इनका स्ट्रक्चर है इंक पॉट लाइक स्ट्रक्चर। दे आर इंक पॉट लाइक स्ट्रक्चर्स इन द डेजर्ट एरिया। अब ये बनते कैसे हैं, जैसे आप देखो यहां पर भी एक इंक पॉट टाइप से ऐसे बना हुआ है। ठीक है, और इधर भी ऐसे ही बना हुआ है, इंक पॉट टाइप का स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है। अब होता क्या है कि जब कभी भी डेजर्ट एरिया में आप समझो ऐसे, so whenever in the desert area there are hard rocks, soft rocks and hard rocks present। ये हार्ड हो गई, ये सॉफ्ट हो गई, इधर हार्ड हो गई।
ठीक है, ये कैसी प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट हॉरिजॉन्टली। तो अब क्या होगा, जैसे वेदरिंग हो गया, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। तो अगर ऐसे हो जाए कि वेदरिंग के कारण से यहाँ पर बीच में कुछ कुछ जो है ऐसे क्रैक्स टाइप के कुछ डेवलप हो जाएं इन रीजन्स में, बिकॉज ऑफ वेदरिंग, इफ द क्रैक्स एक्सेट्रा डेवलप इन दीज रीजन्स, भाई वेदरिंग होगी तो टूट के गिरेगी, तो बीच में क्या होगा, कुछ गैप क्रिएट हो जाएगा। तो जब क्रैक ऐसे गैप ऐसे डेवलप हो जाएंगे वेदरिंग के कारण से, तो क्या होगा, हवा इसमें आकर के भरेगी, जब भी इधर से विंड पास होगी इसमें से ऐसे घूम करके एक बार निकलेगी। हो सकता है जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट है, सैंड है, वो भी आकर के बीच बीच में इसमें फंस जाए। तो इसका जो इरोजन होगा ना, वो बहुत तेजी से, मतलब इरोजन शुरू हो जाएगा। अब ऊपर की जो रॉक्स हैं आप देखोगे, यहाँ की जो रॉक्स हैं ये हार्ड रॉक्स हैं, तो यहाँ पर इरोजन डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर नीचे तक जगह है और नीचे किसी तरीके से चार्ज्ड पार्टिकल पहुंच गए, तो सॉफ्ट रॉक में जो रेट ऑफ इरोजन होगा ना, रेट ऑफ इरोजन इज हाई। इन द सॉफ्ट रॉक्स रेट ऑफ इरोजन इज हाई। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि धीरे धीरे यहां से जाते जाते ऐसे ये पूरा ऐसे रॉक्स को क्या करेंगे, ऐसे टाइप से, ऐसे इस टाइप का ऐसे शेप बनाते चले जाएंगे। टाइम के साथ क्या होगा कि बीच बीच में ऐसे सॉफ्ट रॉक को इरोड करके जल्दी से गिरा देंगे और इंकपॉट लाइक स्ट्रक्चर यहां पर डेवलप होने लगेंगे। सो दीज इंकपॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली कॉल्ड एज ज्यूजन। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है कि ज्यूजेंस आर इंकपॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, या कहें हम दवात नुमा स्थलाकृति। डेजर्ट रीजन में मिलने वाली दवात नुमा स्थलाकृति हो गई ज्यूजन। तो यहां पर आप ये देख करके आराम से समझ सकते हो। वैसे ही एक लैंडफॉर्म है जिसको बोलते हैं वेंटीफैक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक नेक्स्ट लैंडफॉर्म है वेंटीफैक्ट। तो यहां पर आप देख सकते हो, ए वेंटीफैक्ट्स आर जियोमॉर्फिक फीचर्स मेड अप ऑफ रॉक्स दैट आर एब्रेडेड, pitted, etched, grooved or polished by wind driven sand और ice crystals। मतलब सिंपल सा इतना है। इसका मतलब ये होता है कि कई बार ऐसे रॉक्स मिलती हैं जो कि हवा के द्वारा कई साइड से ऐसे इरोड करी जाती हैं, और इनका स्ट्रक्चर मतलब जो होता है ऐसे अजीबोगरीब टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है। मतलब भाई डेजर्ट रीजन है ना, तो हवा कभी इधर से चल के आएगी, इस वाली को घिस देगी सरफेस को, कभी इधर से चलेगी इस फेस को घिस देगी, कभी इधर से चल के आएगी इस फेस को घिस देगी, कभी ये पलट जाएगा, पता चला ये वाला घिस गया। तो मतलब कई सारे फेसेस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के मतलब घिसे हुए पत्थर जिनके कई फेजेस होते हैं, कई फेसेट्स होते हैं, वो कहे जाते हैं वेंटीफैक्ट्स। ठीक है, मतलब घिसे हुए पत्थर जो हर तरफ से पॉलिश होते हैं और जिनमें कई सारे जो है वो फेसेट्स हो सकते हैं, वो होते हैं आपके वेंटीफैक्ट्स। अब वेंटीफैक्ट्स में ही एक कैटेगरी होती है ड्राई कैंटर। मतलब ड्राई कैंटर्स आर काइंड ऑफ ए कैटेगरी ऑफ वेंटीफैक्ट्स, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, जब तीन साइड से घिसे जाते हैं, कभी भी ये तीन साइड से, व्हेन द स्टोन्स इन द डेजर्ट रीजन आर एब्रेडेड फ्रॉम थ्री साइड्स, जब तीन साइड से एब्रेड हो जाते हैं, जैसे आप यहां देखो ना, एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई और तीसरी साइड इसके पीछे, जो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा जिसमें तीन फेसेस होंगे, थ्री फेस्ड स्ट्रक्चर, उनको बोला जाता है ड्राई कैंटर। ठीक है, और अगर तीन से ज्यादा है तो वो सारी कैटेगरी क्या होगी, वेंटीफैक्ट ही होगी। लेकिन ये स्पेशल होते हैं, इनको बोला जाता है ड्राई कैंटर, DREIKANTER।
ड्राई कैंटर। सो ड्राई कैंटर्स आर ऑल्सो इरोजनल लैंडफॉर्म। आप देखो अभी तक जितने ये सब हैं, सब किस नेचर के हैं? इरोजनल नेचर ऑफ लैंडफॉर्म्स। ऑल ऑफ देम आर इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है। फिर वैसे ही लैंडफॉर्म्स होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? मीसा एंड बुट्टे। देयर आर लैंडफॉर्म्स कॉल्ड मीसा एंड बुट्टे। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो, सिंपल सा है कि फ्लैट टॉप्ड हिल्स, फ्लैट टॉप्ड हिल्स इन डेजर्ट रीजन आर मीसा। मतलब कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऐसी पहाड़ियां जिनका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, टेबल के जैसे होता है। सो फ्लैट टॉप्ड हिल्स इन द डेजर्ट रीजन आर कॉल्ड एज मीसा, उनको बोला जाता है मीसा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर ये पूरा फ्लैट फ्लैट रीजन है और इस पहाड़ी को मीसा बोला जाएगा। स्मॉलर साइज्ड मीसाज आर कॉल्ड एज बुट्टे। स्मॉलर साइज्ड मीसाज आर कॉल्ड एज बुट्टे। तो जो छोटे साइज के मीसा होते हैं उन्हीं को बोला जाता है बुट्टे। छोटे साइज के मीसा होंगे बुट्टे। तो यूएसए में एक जगह जिसको बोलते हैं ग्लैंड मीसा, वो इसी तरीके का है और उसी के नाम पर इसका नाम दिया हुआ है। स्मॉलर साइज्ड मीसास आर कॉल्ड एज बुट्टे। ठीक है, तो बुट्टे का भी जो है वो फ्लैट जो टॉप जो होगा वो क्या होगा? फ्लैट टाइप का होगा ही। डेजर्ट रीजन में जब कभी भी पानी वगैरह बरस जाता है कहीं पर तो साल्ट एक्यूमुलेशन बहुत कॉमनली हो जाता है। मतलब नीचे का सॉल्ट थोड़ा बहुत जो होता है वो भाग भाग के ऊपर आता है, तो वाइट पैन टाइप से, सॉल्ट पैन टाइप से डेवलप हो जाता है। तो डेजर्ट में सॉल्ट का एक्यूमुलेशन बहुत कॉमनली देखा जाता है। जैसे अगर आप देखो इंडिया में, तो इंडिया के इस साइड में यहां से आप देखो ऐसे आई हुई है, इधर साइड में नहर जो इंदिरा गांधी कैनाल है ना, लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया इज इंदिरा गांधी कैनाल। तो इंदिरा गांधी कैनाल ने क्या किया है कि जो वेस्टर्न राजस्थान है, वेस्टर्न राजस्थान को इंदिरा गांधी कैनाल ने बहुत ज्यादा सींच दिया है, मतलब पानी बहुत ज्यादा दे दिया है कई सारी क्षेत्रों में। तो उसके कारण से क्या हो रहा है, पानी के ज्यादा होने के कारण से कई जगह पर ऐसे हो रहा है, मतलब सॉल्ट पैन टाइप से डेवलप हो जाते हैं। तो सॉल्ट बनने की, सॉल्ट लेयर डेवलप होने की समस्या वहां पर शुरू हो गई है। नमक की ऐसे एक परत पूरा का पूरा ऐसे जमा हो जाती है। तो डेजर्ट में ये सब कॉमनली होता रहता है अगर पानी आता है तो। ठीक है, तो मीसा, बुट्टे हो गया, इंसेलबर्ग हो गया, ज्यूगेन हो गया, वेंटिफैक्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट लैंडफॉर्म जो है, दैट इज बालसन एंड बजादा। बालसन एंड बजादा। ठीक है, तो अभी बालसन, बजादा, प्लाया, सेलिना, ये चार चीजें हम लोग देखेंगे। अब पहले तो आप प्लाया समझ लो, फिर बालसन और बजादा की बात करते हैं। प्लाया बेसिकली क्या होता है? डेजर्ट या सेमी डेजर्ट रीजन में बनने वाली एक टेम्परेरी लेक होती है। ठीक है, प्लाया जो है ये एक टेम्परेरी लेक है जो कि कहां बनती है? डेजर्ट या सेमी डेजर्ट रीजन में। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हो प्लाया लेक या प्लाया झील। प्लाया लेक इज कॉल्ड एज पैन, फ्लैट और ड्राई लेक। व्हेन सैलिनिटी इंक्रीजेस प्लायाज आर कॉल्ड एज सेलिना। तो बेसिकली प्लाया डेजर्ट रीजन में या सेमी डेजर्ट रीजन में बनने वाली लेक्स हैं जो कि पीरियोडिक एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर जब होता है
तो उसके कारण से बनती हैं। जैसे यहाँ पर राजस्थान की लेक है ना, लुन करनसर लेक, राजस्थान में है, ये प्लाया लेक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे आप ऐसे समझो कि बहुत सारे, थोड़ा बहुत बारिश हो गई, ठीक है, थोड़ा बहुत बारिश हो गई और पहाड़ी है, डेजर्ट रीजन है, तो बारिश के कारण से जैसे आप यहाँ देख करके समझ सकते हो कि पहाड़ों के ऊपर से ऐसे छोटी छोटी शॉर्ट लिव्ड रिवर्स डेवलप हो जाते हैं, शॉर्ट लिव्ड स्ट्रीम्स ऑफ वाटर डेवलप इन द डेजर्ट रीजन्स एज वेल। और वहां से कहीं एक जो उसका लोएस्ट पॉइंट होगा, उस लोएस्ट पॉइंट पे आकर के सारा का सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो जब सारा का सारा पानी जहां पर इकट्ठा हो जाएगा वहां पर बन जाएगी एक टेम्परेरी लेक, जिसको हम लोग बोलेंगे प्लाया लेक, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट लिव्ड स्ट्रीम्स हैं, मतलब ये रेन सीजन में तो बन गई भाई, पानी इकट्ठा हुआ, रेनी सीजन है, बन गए प्लाया। बट along with the time when rainy season is over, water starts to evaporate, ठीक है भाई, रेनी सीजन खत्म हो गया, नया पानी नहीं आएगा, जो पुराना पानी है वो क्या हो जाएगा, इवेपरेट होने लगेगा, धीरे धीरे पानी कम होने लगेगा। लेकिन आप देखो इसके साथ ही बहुत सारी मिट्टी और सॉल्ट भी बह करके आते हैं, इसमें बालू भी बह करके आएगी। तो अब वाटर तो इवेपरेट हो गया मान लो सपोज, लेकिन भाई सॉल्ट जो बह करके आए हैं, जो बालू बह करके आई, वो थोड़ी ना इवेपरेट होगी। तो धीरे धीरे प्लाया का पानी गाढ़ा होने लगता है, मीन्स सैलिनिटी ऑफ प्लाया स्टार्ट्स टू इंक्रीज ड्यू टू इवेपरेशन। और फिर जब बहुत ही गाढ़ा पानी हो जाता है, जब सैलिनिटी बहुत हाई होती है, सो हाईली सलाइन प्लायाज आर कॉल्ड एज सेलिना। फिर जब बहुत ज्यादा सैलिनिटी हो जाए प्लाया लेक की, तो उनको क्या बोल दिया जाएगा, सेलिना बोल दिया जाता है। सो सेलिनाज आर बेसिकली हाईली सेलाइन प्लाया लेक्स, ठीक है, बहुत ही ज्यादा उच्च लवणता वाली प्लाया झीलें ही सेलिना कहलाती हैं, ठीक है। ओके, अब आप देखो प्लाया और सेलिना हो गया। अब यहां जैसे अब प्लाया आपको समझ में आ गया, अब आप समझो बालसन और बजादा, जैसे माउंटेन्स हैं, ठीक है, माउंटेन से क्या हुआ, यहां से ऐसे पानी बरसा थोड़ा बहुत, डेजर्ट में रेनफॉल कम ही होती है, पानी ऐसे बह बह करके, सपोज यहाँ कोई एक लेक है, नीचे जहां पर इकट्ठा हो गया, यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया प्लाया लेक का, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर भी जो वेदरिंग और इरोजन हुआ रहेगा विंड के द्वारा, वो इरोडेड मटेरियल भी पानी के साथ साथ में बह करके आता है, और फुटहिल रीजन जो होते हैं, मतलब पर्वतों के नीचे का जो क्षेत्र होता है, यहाँ दे विल स्टार्ट डिपोजिटिंग इन द फुटहिल रीजन्स। भाई आएंगे ऐसे अपने साथ मटेरियल बह करके आएगा, और ये कहाँ डिपोजिट होगा, फुटहिल रीजन में, ठीक है। जैसे एलुवियल फैन बनते हैं, ये भी एक तरीके का एलुवियल फैन ही होगा। तो ये डिपोजिट होगा, और ऐसे ही निर्माण होगा किसका, फ्लैट सरफेसेस का, मतलब प्लेन्स का, मैदानों का निर्माण होगा। यहाँ पर ये डिपोजिट होने से प्लेन का निर्माण होगा, ठीक है, मैदानों का निर्माण होगा। तो ये जो प्लेन्स यहाँ पर बनते हैं, द प्लेन्स विच आर फॉर्म्ड हियर इन दीज रीजन्स, इन डेजर्ट रीजन्स, ड्यू टू न्यूमरस शॉर्ट लिव्ड स्ट्रीम्स आर कॉल्ड एज बजादा। बजादा मरुस्थलीय क्षेत्रों में, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में, पहाड़ों के बीच में मिलने वाले मैदान हैं, जिनका फॉर्मेशन किससे होता है, बहुत सारी शॉर्ट लिव्ड स्ट्रीम्स से आने वाले वाटर के द्वारा। बहुत सारी जो छोटी छोटी मौसमी नदियां निकलती हैं, वो जो भी मटेरियल बहा करके ले आती हैं, उनको प्लाया के चारों तरफ इकट्ठा कर देती हैं, ठीक है। और इकट्ठा होने से क्या हो जाता है, मैदानों का निर्माण होता है, जिनको बजादा बोला जाता है। मीन्स बजादाज आर बेसिकली प्लेन रीजन्स फॉर्म्ड ऑल अराउंड प्लाया लेक, ठीक है। प्लाया लेक के चारों तरफ बनने वाले प्लेन जो होंगे बजादा होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, बालसन, ठीक है। तो बालसन का मतलब क्या होगा, बालसन जो होगे ये होता है प्लाया
प्लस बजादा, प्लाया प्लस बजादा इज कॉल्ड एज बाल्सन, BALSON, बाल्सन। ठीक है, मतलब प्लाया तो बजादा हो गया मैदान, ये वाला पार्ट हो गया बजादा। ठीक है, और ये बीच में हो गया प्लाया, और प्लाया और बजादा को मिला करके कंबाइनली क्या बोला जाता है, बाल्सन। प्लाया एंड बजादा आर कंबाइनली कॉल्ड एज बाल्सन। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। वही सेम चीज है, ये वाला रीजन प्लस ये वाला प्लस ये वाला, ये सब कंबाइनली मिला करके बन जाएगा बाल्सन। ठीक है, सो बाल्सन इंक्लूड्स प्लेन रीजन एज वेल एज द लेक रीजन। ठीक है, तो ये हो गए बजादा और बाल्सन, ये मिलते हैं, प्लाया लेक हो गए। अब इन्हीं डेजर्ट रीजन में, सेमी डेजर्ट रीजन में एक लैंडफॉर्म बनता है। मतलब ये लैंडफॉर्म नहीं है, बेसिकली ये पूरी टोपोग्राफी है। इट इज नॉट ए सिंगल लैंडफॉर्म, इट इज ए टोपोग्राफी, जिसको क्या बोला जाता है, बेडलैंड टोपोग्राफी। बेडलैंड टोपोग्राफी एक्चुअली क्या है कि सेमी एरिड रीजन्स में मिलने वाली एक टोपोग्राफी है, अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिलने वाली एक स्थलाकृति है, बृहत स्थलाकृति है। ठीक है, इट इज ए लार्जर लैंडफॉर्म दैट डेवलप्स इन द सेमी एरिड रीजन्स। सेमी एरिड रीजन्स का मतलब ये है कि जहां पर रेनफॉल क्या है, बिटवीन 25 to 70 सेंटीमीटर, मतलब बारिश होती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती है, शॉर्ट रेनफॉल है लेकिन रेनफॉल होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, अब यहां पर दो चीजें हैं। पहली चीज तो हाई टेम्परेचर कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या होना चाहिए, ओकेजनल रेन स्टॉर्म्स, बीच बीच में बारिश भी होना चाहिए। तो जब उच्च तापमान रहेगा, हाई टेम्परेचर की दशा रहेगी, ठीक है, और उसके साथ साथ बीच बीच में बारिश होगी जो कि 25 से सेंटीमीटर के बीच में होगी, तो ऐसी दशा में इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। मतलब बारिश तो हमेशा बारिश वाले सीजन में ही होगी, लेकिन जो टेम्परेचर रहेगा लगभग थ्रू आउट द ईयर हाई रहता है। तो हाई टेम्परेचर के कारण से सॉइल को आप देखोगे ह्यूमिडिटी लॉस हो जाएगा, सॉइल के अंदर जितना वाटर रहेगा वो क्या हो जाएगा, वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा। जब सॉइल के अंदर ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी, वाटर ही नहीं रहेगा, तो वेजिटेशन का ग्रोथ नहीं होगा। वेजिटेशन का काम क्या होता है, सॉइल को होल्ड रखना, मिट्टी को पकड़ करके रखना। तो जब वेजिटेशन कम रहेगी तो सॉइल जो हो जाएगी वो धीरे धीरे बहुत ही लूज हो जाएगी, मिट्टी लूज हो जाएगी, अनकंसोलिडेटेड हो जाएगी। ठीक है, मिट्टी हो जाएगी लूज और उसके साथ साथ भुरभुरी हो जाएगी, अनकंसोलिडेटेड। तो अब इसमें क्या होगा कि जब भी बारिश होगी, मतलब मेन रोल यहां टेम्परेचर प्ले कर रहा है, टेम्परेचर के कारण से इसका नेचर अलग हो जा रहा है। जब भी बारिश होगी, बारिश होने के कारण से क्या होगा कि यहां जब मिट्टी भुरभुरी रहेगी ना, तो बहुत तेज से ऐसे कट करके, इरोड हो करके जो है वो बह करके भागेगी मिट्टी। मतलब मिट्टी को कोई सपोर्ट ही नहीं है, वेजिटेशन बहुत कम है, छोटी छोटी वेजिटेशन है, तो मिट्टी बहुत तेजी से कट करके भागेगी। और इसके कारण से यहाँ डेवलप हो जाते हैं बहुत सारे रिल्स, मतलब नालियां, गुलीज। ठीक है, बहुत सारे रिल्स, गुलीज डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे नाले और नालियां डेवलप हो जाते हैं, और जमीन हो जाती है बहुत ही ऊबड़ खाबड़, जमीन हो जाएगी ऊबड़ खाबड़, या जिसको हम बोलते हैं अनड्यूलेटिंग, अनड्यूलेटिंग। ठीक है, जमीन हो जाएगी बहुत ही ऊबड़ खाबड़ या फिर अनड्यूलेटिंग लाइक। तो जब आप देख सकते हो ना, जैसे यहां पर, तो जब जमीन अनड्यूलेटिंग हो गई तो यहां पर न आदमी का ज्यादा रहना होगा, न एग्रीकल्चरल किया जा सकेगा, किसी तरीके की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करी जाएगी, ना किसी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है यहाँ पर। तो ये हो जाता है एक तरीके से वेस्टलैंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्टलैंड हो जाएगा। और इस तरीके के लैंड को जो है वो बेडलैंड टोपोग्राफी बोला जाता है,
हिंदी में ही इसी को बोलते हैं उत्खात भूमियां, उत्खात, ठीक है। सो लैंड दैट इज उत्खात, ता यहाँ पे आएगा, उत्खात भूमियां। सो लैंड फॉर्म which is characterized, which is very undulating, characterized by number of rills and gullies, that is very unproductive, infertile होता है। तो ऐसे लैंड को जो है वो बैड लैंड बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में इसी को बीहड़ भी बोलते हैं। जैसे इंडिया में है चंबल के बीहड़, चंबल घाटी है ना, चंबल के बीहड़। पहले तो यहाँ बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज वगैरह होती थी, क्योंकि जब आदमी नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर जो भी इस तरीके के लोग होंगे उनके लिए रहना छुपना बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारी मूवीज वूवीज बनी है ना, चंबल के डाकू बहुत ही फेमस हैं। तो पता चला इधर से पुलिस आई भी तो वो अपना इधर इतना अनड्यूलेटिंग टाइप का है कि किधर से किसी कोने से निकल लिए अपना इधर से जा करके, तो इसलिए उनको पकड़ना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था। तो पहले ये क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए बहुत फेमस थे चंबल रेवाइंस या चंबल के बीहड़, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी एक तरीके का लैंडफॉर्म है, बैडलैंड टोपोग्राफी, जो कि यहाँ पर बनता है, ठीक है। एक लास्ट लैंडफॉर्म और रह गया है जिसको बोलते हैं लोएस्ट प्लेन, ठीक है, लोएस्ट प्लेन। लोएस्ट प्लेन, जस्ट सेकेंड, लोएस्ट प्लेन, लोएस्ट के मैदान, लोएस्ट मैदान। तो एक्चुअली क्या होता है, जब कभी भी डेजर्ट की जो सैंड होती है ना, सैंड के साथ वाटर मिक्स हो जाए, जब सैंड के साथ वाटर मिक्स होगा, बालू के साथ में पानी मिक्स होगा, तो क्या होगा, जो सैंड होगी कहीं की ना, वो धीरे धीरे ऐसे सेटल डाउन हो जाएगी और मैदान टाइप का बना लेगी, ठीक है। तो ऐसे प्लेन को क्या बोला जाता है, लोएस्ट प्लेन। These kind of plains are called as lowest plane। अब जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो आप देखो कि यहां पर रसिया है, इधर चाइना है, ठीक है। यहां पर बीच में है गोबी डेजर्ट, गोबी इज ए सेंट्रल एशियन डेजर्ट, राइट। तो गोबी डेजर्ट है और यहां पर ऐसे चाइना की नदी बहती है, हुआंगहो, HUANG, हुआंगहो, ठीक है। इसी को ही येलो रिवर भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज येलो रिवर, ठीक है, ये पीली नदी। इसी को ही बोला जाता है सॉरो ऑफ चाइना, इसी को ही बोला जाता है चीन का शोक, है ना। अब क्या है कि यहां से गोबी डेजर्ट की जो सैंड है वो उड़ उड़ करके सेंट्रल एशियन डेजर्ट की आती है और आ करके इसके हुआंगहो रिवर के पानी में, इसके बेसिन एरिया में इकट्ठा हो जाती है और उसके बाद पानी के कारण से वो सेटल डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर प्लेन्स का निर्माण होता है, मतलब जिसको बोलते हैं लोएस्ट प्लेन्स। द प्लेन्स विच आर फॉर्म्ड इन दीज रीजन्स आर कॉल्ड एज लोएस्ट प्लेन, लोएस्ट मैदान का निर्माण होता है। अब यही सैंड जो होती है, आप देखो, यही सैंड पानी में जब मिक्स हो जाती है, प्रॉपर उड़ने के बाद डिफ्लेशन होता है, आकर के मिक्स हो जाती है, तो वाटर जो है, पानी का कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है और पानी का कलर हो जाता है येलो, बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ डेजर्ट सैंड फ्रॉम गोबी। तो इसीलिए नदी पीला पानी लेकर के जाती है और इसको बोलते हैं येलो रिवर। येलो रिवर के माउथ्स पर, मतलब येलो रिवर जहां खत्म होती है ना, वहां पर है येलो सी, येलो सी वाला नहीं है ये येलो सी है, पीला सागर। तो यही पानी जब यहां जाकर के गिरता है तो ओशनिक वाटर को क्या कर देता है, येलो कर देता है, तो ये बन जाती है येलो सी बन जाता है। अब ये फ्लड्स लेकर के आते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे भाई नदी बह करके आ रही है, ठीक है, सिंपल सा नदी बह के आ रही है, यही सैंड यहां से उड़ करके आई और सैंड क्या हो गई, इसके आगे के रास्ते में अगर डिपॉजिट हो गई तो रास्ता तो बंद हो गया ना, जो आगे का माउथ के आसपास का रिवर
का रीजन है, रिवर वैली रीजन, वो कैसा हो गया, शैलो। तो पानी क्या होगा, ऐसे ओवरफ्लो होने लगेगा, यहां से ऐसे बहने लगेगा। सो बिकॉज ऑफ ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर देयर आर फ्लड्स इन दीज रीजन्स। इसके लोअर रीजन्स में क्या है, फ्लड्स आते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है सॉरो ऑफ चाइना, बिकॉज इट ब्रिंग्स फ्लड इन दीज रीजन्स। So these are the plains which are formed are called as Loess plain. An example is the Yellow River plain, example of Loess. ठीक है, ओके।